हिस्टोरिकल रिसर्च की विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च की जो विधियां हैं उसको चरणबद्ध करके रखा गया है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह चरण इसी सिलसिले में चलें। इसमें पीछे से आगे, आगे से पीछे की ओर चलते रहते हैं। जैसी आवश्यकता होती है वैसा हम करते हैं। तो पहला जो बिंदु इसमें दिया गया है वह है कि किसी शोध प्रकरण का चयन और फिर उस शोध जो प्रकरण है उससे जो संबंधित समस्याएं हैं उसको बनाना, उसका निर्माण करना या शोध प्रश्न को स्पष्ट रखना। यह एक शोधकर्ता पे निर्भर करता है कि वो अध्ययन का प्रकरण क्या चुने। वह कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई संस्था हो सकता है, कोई घटना हो सकती है या फिर कोई अन्य घटनाक्रम सिलसिलेवार बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, ये कुछ भी हो सकता है। हमने कहा एक संस्था का भी अध्ययन किया जा सकता है या कोई शिक्षा व्यवस्था की अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उदाहरण लें तो यहाँ पे स्त्री शिक्षा कैसी थी 1940 से 60 के दशक में, तो उसका जब हम यह विषय वस्तु बनाते हैं कि स्त्री शिक्षा 1940-60 के दशक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, यानी उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा भी किसमें, उच्च शिक्षा में स्त्री शिक्षा, तो इसमें जब अध्ययन करना चाहते हैं तो हम ये अध्ययन कर सकते हैं कि यहाँ पर स्त्री शिक्षा के लिए कौन से संस्थान स्थापित किए गए, कहाँ किए गए, स्त्रियों की शिक्षा का क्या उद्देश्य था। और ये स्त्री शिक्षा में भी हम लोग इसको भी हम देख सकते हैं आगे चल करके कि उस काल में तकनीकी विषयों में स्त्री शिक्षा थी, कितनी थी। हम यदि चिकित्सा क्षेत्र में देखें, चिकित्सा शिक्षा में, तो उस समय कितनी स्त्रियां इसमें नामांकन करा रही थी। तो यह एक विषय वस्तु हो सकता है कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा का कैसे 1940 और 60 दशक में, 40 से 60 के दशक में रही। या फिर हम किसी एक व्यक्ति विशेष का भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन वाइस चांसलर रहे, तो उनके काल में किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था रही हमारे विश्वविद्यालय में, विद्यार्थी शिक्षक संबंध कैसे रहे, विद्यार्थियों को कौन कौन से सहयोग मिलते रहे शिक्षकों से और विश्वविद्यालय व्यवस्था से, शिक्षा में क्या योगदान रहा उस समय जब राधा कृष्णन थे, तो उनके समय में कुछ क्या नीतियों में फेरबदल हुए, क्यों हुए, क्या कारक थे, तो इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। इसी तरीके से हम किसी घटना इवेंट को भी बना सकते हैं। हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास रहा है छात्र आंदोलन का, तो हम किसी भी एक दशक में जो बहुत आंदोलन रहे हैं, 1970-80 के दशक में, 80 के दशक में भी बड़े बड़े आंदोलन रहे हैं, तो छात्र आंदोलन के पीछे क्या कारक थे, क्या कारण से ये आंदोलन चलाए गए और इन आंदोलनों को कैसे चलाया गया, क्या क्या उसमें आंदोलन के समय घटनाएं घट रही थीं, कौन कौन इसमें संलग्न थे, कौन कौन इसमें छात्र नेता और नेतृत्व करने वाले लोग थे और इसका परिणाम क्या निकला, तो यह सब भी अध्ययन का विषय वस्तु हो सकता है। तो ये उदाहरण हमने सारे एक शिक्षा के क्षेत्र से दिए हैं कि क्या हो सकते हैं। दूसरा चरण जो है वह है प्रदत्त संकलन और लिटरेचर रिव्यू, संदर्भ जो साहित्य जो है उसका अध्ययन। तो लिटरेचर रिव्यू जैसे अन्य शोधों में किया जाता है, वैसे ही संबंधित साहित्य का अध्ययन यहाँ भी किया जाता है।
यहाँ पर जो पूर्व में कुछ इन विषयों पे यदि शोध हो गए हैं जिनको आप चुन रहे हैं तो उनका अध्ययन करना। तो इस तरीके से ये लिटरेचर रिव्यू भी आप करते हैं जैसे अन्य शोध किए जाते हैं। इसमें प्रदत्त संकलन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रदत्त संकलन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगी विस्तार पूर्वक। तीसरे चरण में होता है कि हम मूल्यांकन करते हैं जो हमारे पास विषय से संबंधित जो वस्तु हैं, जो सामग्री प्राप्त हुई हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये भरोसेमंद हैं, उस काल के हैं, विश्वसनीय हैं कि नहीं। तो इसके जो हमने एकत्रित की है सामग्री अपने ऐतिहासिक शोध के लिए, तो वो सामग्रियों का हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के तरीके हम आगे विस्तार से बताएंगे। इसके पश्चात हम करते हैं प्रदत्त संश्लेषण, डेटा सिंथेसिस। डेटा सिंथेसिस के दौरान हम पहले चयन करते हैं कि जो हमारे पास आ गया है सामग्री, वो जो एकत्रित हो चुका है, उनमें से हम किसको रखना है, किसको छांटना है, उनको फिर हम व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने के पश्चात ही हम जो हमारे पास सामग्री आई है उनका हम विश्लेषण करने बैठते हैं। और ये जब हम ऐतिहासिक शोध कर रहे होते हैं तो हमें घटनाक्रम के जिस क्रम में चल रहा है वह अनुक्रम को ध्यान में रख करके लिखने की जरूरत है। तो उनके जब हम व्यवस्थित करें अपने मटेरियल्स को, सामग्री को, तो उस काल में कब पहले हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे हम इस निश्चित क्रम में समय के अनुक्रम के अनुसार हम यदि व्यवस्था करें तो ये अच्छा होता है, बेहतर होता है। और अंत में हम उस हिस्टोरिकल रिसर्च से संबंधित दस्तावेज तैयार करते हैं। इसमें ये चरण जैसा हमने बताया कि हम जब विश्लेषण करने बैठते हैं तो हो सकता है हमें कुछ चीज़ें लगता है कि कमी है, इससे संबंधित और सामग्री मिल जाती तो अच्छा होता, तब हमें इसमें आसानी होती कि हाँ ये वास्तविक बातें हैं, ये ही सच्चाई है और ये एकदम एक्यूरेटली ये बात मिल रही है। तो इसके लिए हम और कुछ खोज करने निकलते हैं। इसमें कार महोदय ने CARR कार ने बताई कि हम जब ये रिसर्च विधि अपना रहे होते हैं तो इसमें उन्होंने बताई कि 2 विधियां हैं। एक तो विधि है कि लोग पूरा सामग्री जो मिल रहा है उसका अध्ययन कर लेते हैं, अध्ययन करके पूर्णतः समझ लेते हैं और समझ के पूरा मनन करने के पश्चात उसको लेखन कार्य करने में जुटते हैं उसके बारे में। तो उसके बाद वो लिखते हैं और पूरी बातों को, प्रसंग को, घटनाओं को सिलसिलेवार वो लिखना शुरू करते हैं। तो ये एक तरीका है। लेकिन कार ने कहा कि एक और जो तरीका वो है कि पहले हम जो हमारे पास संग्रहित जो भी सामग्री, दस्तावेज हैं, उनको हम भली प्रकार से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम उसको तुरंत फिर लिखते भी हैं। ये हुआ, ऐसे हुआ, जो भी हम इतिहास लेखन कर रहे हैं हम लिखते हैं। लिखने के दौरान कहीं कहीं यह समझ आती है कि इससे संबंधित कुछ और आंकड़े, कुछ और प्रदत्त खोजने की आवश्यकता है। तो हम फिर और जाते हैं और पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ने बैठते हैं और सामग्री को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर हम लेखन कार्य करते हैं। फिर लेखन करते हैं तो पुनः हमें लगता है कि कुछ और हमें इसमें संबंधित विस्तार से और बारीकी से समझने की जरूरत है। तो पुनः फिर अन्य दस्तावेजों का खोज करते हैं या हमारे पास है तो उसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके पुनः लेखन कार्य में लगते हैं। तो इस तरीके से पठन, पढ़ना, फिर लेखन, फिर पठन, फिर लेखन, और ये जब हम लेखन करते हैं तो हम जो
प्रासंगिक विषय है, उसके लिए और क्या लेख हो सकते हैं, क्या सामग्री मिल सकती है, क्या ठोस विषय वस्तु मिल सकते हैं जिनको देख करके हम लिख सकें। तो ये क्रम चलता रहता है। तो एक तरीका तो है कि हम लिखें, तो लिखने से बहुत चीज़ें स्पष्ट होती हैं, हमें समझ में आती हैं कि यहाँ पे क्या रह गया है, क्या बातें अभी अस्पष्ट हैं, अधूरी लग रही हैं, और यहाँ पे इतिहास का सटीक वर्णन नहीं हो पा रहा है। तो हम फिर से पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ करके उसको जो समझते हैं फिर हम लिखते हैं। लिखने के बाद हम फिर से उसको पढ़ने के लिए और वस्तुओं को ढूंढते हैं, जब तक कि यह पूरा इतिहास लेखन उस समय काल को वर्णन करने में पूरा सही तरीके से और सटीक तरीके से, विश्वसनीय तरीके से पूरा हमारे पास प्रदत्त न हो जाए। पूरा जब विश्वसनीय तरीके से सारी बातें आ जाए तभी हम उसको रोकते हैं, उस काम को थाम लेते हैं। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है। अब हमें ये देखना है कि हमारे ऐतिहासिक शोध के लिए जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उनके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, नाना प्रकार के स्रोत हैं। उन स्रोतों में पहले तो दस्तावेज या लिखित रिकॉर्ड हो सकते हैं। इन दस्तावेजों में उस समय काल की जो लोग थे, जो उस समय उस काल में विद्यमान थे, उनकी डायरीज हो सकती हैं। अखबारों में उस काल के छपे हुए जो कार्टून चित्र हो सकते हैं। कुछ अपने स्मृतियां जो लिखी गई हैं वो हो सकती हैं। उस दैनिक पत्र हो सकते हैं उस समय जो चल रहे थे, उस समय जो प्रकाशित हो रहे थे। कुछ वार्षिक पुस्तकें हो सकती हैं, या फिर कुछ जो मेमोज लिखे गए होंगे, और कुछ साप्ताहिक, कुछ पीरियोडिकल साप्ताहिक हो सकते थे इस तरीके से, या कुछ रिपोर्ट्स हो सकती थी, कुछ फाइल्स हो सकती थी। विद्यालयों में उस समय के अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या थे, उस समय के विद्यालयों के दस्तावेज क्या क्या थे, फीस का जो रजिस्टर मेंटेन होता था, वो छात्र के जो उनको छात्रों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके रिकॉर्ड्स क्या हैं, कैसे हैं, कितने लोग नामांकन लिए और कितने छोड़ दिए, उसका भी रिकॉर्ड हो सकता था। सेंसस रिपोर्ट उस काल के हो सकते हैं, उसमें बजटरी जो रिपोर्ट्स हैं वो हो सकती थी, और कुछ मैप्स भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में आ सकती हैं, दस्तावेज में। फोटोग्राफ, चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक शोध में। इन चित्रों को देख करके आप लिखित चीजें देख रहे थे, चित्रों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि वहां पर कैसी स्थिति थी, क्या बातें थी, लोग वो कौन थे जिनको कि आप नाम से जानते हैं और उनको आप चित्र में देख रहे हैं। तो यह फोटोग्राफ्स जो है ये भी इस्तेमाल होते हैं शैक्षिक शोध में। इसके अतिरिक्त कुछ रेलिक्स हो सकती हैं जो कि पुरातन काल के से की कुछ वस्तुएं हो सकती हैं। उस समय के, जैसे मैंने उदाहरण में दिया कि उस समय के डेस्क किस तरीके के बनावट क्या थी, उस समय के शिक्षा में, जैसे शिक्षा संकाय में बोर्ड कैसे थे, कुर्सियां कैसी थी, और पुस्तकें किस प्रकार की थी, अलमारियां कैसी थी, और बिल्डिंग कैसी थी, उसमें क्या क्या और अन्य उपकरण थे। पहले टाइपराइटर थे, तो टाइपराइटर भी कहीं ना कहीं हमारे कहीं कहीं कोने में पड़े हुए हैं। अब तो कंप्यूटर टाइपिंग होता है। इसी तरीके से हम बहुत प्राचीन काल में जाए तो उस काल के जो लिखा जाता था तो वो पेड़ों की छालों पे लिखा जाता था, या फिर उस समय काल की जो निर्मित वस्तुएं थीं, जो लोगों के बर्तन थे या खेल खिलौने थे, उनके जो उपकरण थे, यह भी रेलिक्स के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरीके से उनको देख करके हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। उस काल की जो पहनावे थे, वस्त्र थे, उस समय की जो बिल्डिंग्स थी,
जो बिल्डिंग्स थी वो किस प्रकार की थी, कैसे उनका किस तरीके का उनका निर्माण था, कि कौन सी ईंटें थीं और उनके लिए सीमेंट था या गारा था और क्या था। तो आज सीमेंट यूज होता है, पहले क्या इस्तेमाल होता था, उस समय की जो मूर्तियां हैं वो हो सकती हैं, उस समय के आर्किटेक्चरल जो योजनाएं थीं वो हो सकती हैं, या फिर और अन्य जो पुरातन काल के अवशेष हैं वो हो सकते हैं। तो ये सारी रेलिक्स को भी एकत्रित किया जाता है, जो पुरातन काल के जो अवशेष हैं ये भी साक्ष्य हैं उस काल के बारे में, जो बताएं कि यहाँ पर क्या था, लोगों का किस तरीके की जीवन शैली थी और लोग क्या कार्य करते थे, कैसे विद्यार्थी पढ़ते थे, कैसे लिखते थे, अध्यापन कार्य कैसे होता था। ये सारी चीजें आप जान सकते हैं, बातों को आप रेलिक्स के माध्यम से, अवशेषों के माध्यम से जान सकते हैं। ओरल हिस्ट्रीज और ओरल रिकॉर्ड्स भी बहुत मायने रखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। कहीं कहीं रिकॉर्डेड इंटरव्यूज होते हैं जिनको कि हम सुनते हैं और सुन करके हम उस काल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आज उन लोगों के से संपर्क नहीं साध सकते क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं है, या फिर वो इतने वृद्ध हो चले हैं कि वो अपने जीवन काल की, उस काल की बातों को बता सकें। तो जो ओरल इंटरव्यूज में जो साक्षात्कार है और जो रिकॉर्डेड है वो सुन करके हम समझ सकते हैं। तो ओरल रिकॉर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, वो समय के गीत, लोकगीत, या फिर कहानियाँ, कथाएं, या अन्य प्रकार के मौखिक जो अभिव्यक्तियां हैं जो उपलब्ध होंगी, उनको भी इंफॉर्मेशन के सोर्स में लिया जा सकता है। तो इन सब स्रोतों को लेकर के, संग्रहित करके, उनको अध्ययन करके गहनता पूर्वक, तब हम आगे बढ़ते हैं कि हम इनसे उस काल के बारे में पुनः क्या कह सकते हैं, क्या हम उस काल के इतिहास को आज वर्तमान में पुनः संगठित करके प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें इन सारे उनका अध्ययन हम करते हैं। हमें जितना ज़्यादा उस काल से संबंधित वस्तुएं मिल जाएं, लिखित सामग्री हो सकती हैं या अवशेष हो सकते हैं, जो भी हैं, तो उतना आप उस काल को भली प्रकार समझ सकते हैं। हम ये जो स्रोत हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, इनको हम दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। वो दो प्रकार हैं, पहला प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस। तो प्राथमिक स्रोत वो स्रोत हैं जो स्वयं उस काल के लोगों ने, जो स्वयं वहाँ उपस्थित थे, देखा, उसका वर्णन किया, लिखा है, या उन्होंने स्वयं उसको एक रूप दिया है, बनाया है, गठित किया है, वो कविता के रूप में, कहानी के रूप में, या फिर अन्य रूप में। तो वह सोर्स जो हो सकता है कि उस समय जो लोगों ने वृत्तांत लिखा है उसको अपने डायरी में नोट किया हुआ है। उन लोगों की उस समय की डायरीज हो सकती हैं, उस समय के जो गीत जो लिखे गए वो हो सकते हैं, या फिर उस समय की कुछ पांडुलिपियां हो सकती हैं, उस समय के कुछ लोगों के जो समय स्वयं वहाँ पे एक साक्ष्य के रूप में, एक विटनेस, गवाह के रूप में मौजूद थे, उनके साक्षात्कार हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे प्राथमिक स्रोत हैं। प्राथमिक स्रोत मतलब कि जो उस समय व्यक्ति उस काल में मौजूद था, उसने स्वयं उसकी कृतियां, उसके लेख, उसके द्वारा निर्मित कुछ वस्तु, ये चीजें हो सकती हैं। तो जो स्वयं उस काल में, उस घटना में जिन्होंने देखा, समझा, और उन्होंने उस कहीं कहीं घटनाक्रम में, वो घटनाओं में वो शामिल हुए स्वयं, और साथ ही में
जो हमारी मीटिंग्स होती हैं तो उस मीटिंग्स की हम लोग मिनट्स बनाते हैं, क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो ये जो मीटिंग्स में जो पारित हुई हैं बोर्ड मीटिंग्स का, ये भी हम लोग अभिलेख रखते हैं। तो ये भी उस समय जो ये प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं। द्वितीयक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कि प्राथमिक स्रोत से निर्मित होते हैं या फिर अन्य द्वितीयक स्रोत से निर्मित होते हैं। कभी कभी प्राथमिक स्रोत से जो लिखा जाता है उसको भी लिया जाता है और अन्य द्वितीयक स्रोत को भी मिला करके भी हम अध्ययन करते हैं। तो द्वितीयक स्रोत वो स्रोत है जैसे कि किसी ने पंडित मदन मोहन मालवीय का इंटरव्यू लिया है पहले, और एक जो रिसर्च करने बैठा है उसने उस इंटरव्यू को पढ़कर सुन करके उसके बारे में लिखा, और उसने जो लिखा साक्षात्कार के बारे में जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से लिया गया था, उसने उसको लिखा, तो वह एक प्राथमिक स्रोत नहीं हुआ, उसने उसको लिखा है तो वह द्वितीयक स्रोत होगा जिसको कि कोई अन्य तीसरा रिसर्चर पढ़ रहा होगा। द्वितीयक स्रोत वो भी हो सकते हैं कि उस समय के जो सामग्री मिली है उसका चित्र लिया गया है, उस काल का वो चित्र है। अब उस चित्र को देख करके कोई कलाकार उसको आके उसको बनाए तो वह जो है एक द्वितीयक स्रोत हो सकता है। यानी कि वह स्थान पे पाया गया हुआ चित्र नहीं है, बल्कि उस चित्र को देख करके किसी ने बनाया है, तो यह द्वितीयक स्रोत होगा। कभी कभी लोगों की ऑटोबायोग्राफी को, आत्मकथा को अनुवाद करते हैं, तो वो अनुदित जो पुस्तक होगी वह जो है द्वितीयक स्रोत हो जाएगी। कभी कभी लोग दूसरों की डायरी को लेकर के उसमें से कुछ उसके बारे में लिखते हैं, उस व्यक्ति के बारे में, तो यह द्वितीयक स्रोत होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो डायरी लिखी है उसने इस डायरी लिख दी, वो तो प्राथमिक स्रोत हो गया। लेकिन उस डायरी को लेकर के किसी और व्यक्ति ने उस समय के इतिहास को बताना चाहा और उसके बारे में उसने स्वयं अपने शब्दों में लिखा, तो यह द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। तो इस तरीके से द्वितीयक स्रोत जो है, जो मुख्य उस समय जो विटनेस थे, गवाह थे, उनसे एक कदम आगे जाकर के वो गवाह के अपने निजी लिखे हुए दस्तावेज नहीं होते, अपने निर्मित वस्तुएं नहीं होती, अपने बनाए हुई कुछ गीत नहीं होते, बल्कि वह दूसरे व्यक्तियों ने उसके बारे में जो लिखा, उसके बारे में जो चर्चा की, तो वो जो चर्चा दूसरे व्यक्तियों ने उसके बारे में की, वह द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं, बहुत सारे जैसे मराठी भाषा में लिखी गई हैं सावित्रीबाई फूले के बारे में, या सावित्रीबाई फूले ने जो बातें कही अपनी भाषा में, तो उनको हम जिनको मराठी भाषा नहीं आती तो नहीं पढ़ेंगे, तो उसका अनुवाद वो अंग्रेजी में चाहे हिंदी में जो किया गया उसको पढ़ते हैं, तो यह द्वितीयक स्रोत हो जाते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार के स्रोतों में हम विभाजित करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों को, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर इस तरीके की सूचनाएं मिल सकती हैं, ऐतिहासिक सूचनाएं हमें कहाँ प्राप्त हो सकती हैं, हम कहाँ लोकेट कर सकते हैं। तो वह पुस्तकालय हो सकते हैं, अपने शहर के पुस्तकालय जहाँ पे कि आप शोध कार्य कर रहे हैं वहाँ हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लिखित दस्तावेज सामग्री उपलब्ध हो सकती है, कहीं कहीं संरक्षित करके डायरियाँ रखी जाती हैं, कहीं कहीं वो पुस्तकालय किसी शहर में ऐसे हैं कि बहुत नेशनल लाइब्रेरीज जहाँ की उस काल के बारे में, घटना में बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिल जाएंगे जो कि उस काल के ही लिखे हुए उन्हीं लोगों के द्वारा हैं, तो वो थोड़ा कठिन होता है उन तक पहुंच पाना। और कहीं कहीं संग्रहालय हैं जहाँ पर कि वो लिखित बातें आपको मिल जाती हैं।
बनारस शहर में हमारे जैसे सारनाथ है, वहाँ संग्रहालय में बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिल सकते हैं, कुछ वस्तुएं मिल सकती हैं। और इसी तरीके से हमारा भारत कला भवन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो वहाँ भी कहीं कहीं ये चीज़ें मिल सकती हैं जो म्यूजियम के रूप में हैं। कुछ नेशनल आर्काइव्स हो सकती हैं। स्कूल बोर्ड के जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर भी आपको पिछले दशकों के दस्तावेज मिल सकते हैं, पूर्व काल के दस्तावेज आप हासिल कर सकते हैं वहाँ से। वहाँ बैठ के आपको अध्ययन करना होगा, हो सकता है आपको ले जाने के लिए वो दस्तावेज ना मिले। और यदि आपको कुछ लीगल न्याय संबंधी कुछ बातें भी चाहिए, कुछ आपको ऐसा साहित्य चाहिए जो कि कोर्ट्स में है, तो आप वहाँ जा कर के वहाँ भी आप अध्ययन कर सकते हैं। वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करके आप अपने शोध में उसको समाकलित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार के जो लिखित दस्तावेज भी आपको मिल सकते हैं, और कहीं कहीं जो वस्तुएं हैं वो आपको म्यूजियम संग्रहालय में भी मिल सकते हैं, जिनको देख करके उस काल के बारे में आप समझ करके और उस काल के बातों को, घटनाओं को, वृत्तांत को भली प्रकार से रख सके, समझ सके, लिख सके। धन्यवाद।